ओजेनेसिस। उसके बाद हम लोग का आगे है प्रोसेस फर्टिलाइजेशन, ठीक है ना। सबसे फर्स्ट में ओजेनेसिस का पॉइंट फर्स्ट, द प्रोसेस ऑफ ova is called oogenesis. Oogenesis. It occurs in ovary and consists of 3 phases. फर्स्ट फेज है मल्टीपल फेज। इन द फीटल डेवलपमेंट, इसको ध्यान रखना, इन द फीटल डेवलपमेंट certain cell in the germinal epithelial, certain cell in the germinal epithelium of the fetal ovary divided by mitosis and produce a couple of egg mother cell और oogonia, egg mother cell और oogonia, in each multiply by the oogonia multiply by mitotic division forming the primary oocytes. सेकेंड है this stage of the primary oocytes is very long. अच्छा, ऐसा क्यों लिखा है वेरी? कि फीटल स्टेज में क्या होता है, ओवरी में बहुत सारा मल्टीप्लिकेशन होता है और वो क्या बनाता है, प्राइमरी oocytes, ठीक है। प्राइमरी oocytes जो जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक तरह से देखो, सबसे पहले उगोनिया होता है। उगोनिया बहुत सारा मल्टीप्लाई करता है, माइटोटिक डिवेंसर बहुत सारा, मिलियन ऑफ एग, देखो लिखा हुआ है कपल्स ऑफ मिलियन ऑफ एग मदर सेल या उगोनिया, उसका प्राइमरी oocytes बन जाता है। तो प्राइमरी oocytes बनने के बाद, मल्टीपल डिवीजन के बाद, प्राइमरी oocytes बनने के बाद ओवरी में जो होता है मैकेनिज्म, सेकेंडरी एंड देन उगोनिया वगैरह, वो स्टॉप कर जाता जो है, वो जाके रेस्ट कर जाएगा। क्यों? क्योंकि जैसे ही प्राइमरी oocytes तक फीटल लाइफ में हुआ, लेकिन बर्थ के बाद वो प्राइमरी oocytes में ही रह गया, वो जब तक प्यूबर्टी नहीं हुआ तब तक सेकेंडरी में नहीं जाएगा। इसलिए लिख रहा है वेरी लॉन्ग, क्योंकि प्राइमरी oocytes हुआ, डेवलप हुआ ओवरी में और बेबी का बर्थ हो गया। अब बर्थ के से
टिल मतलब बोल सकते हैं कि प्यूबर्टी तक, उसके बीच के पीरियड में ये डिवीजन होगा ही नहीं, इसलिए बोलता है वेरी लॉन्ग, क्योंकि प्राइमरी साइड तक ओवरी में है, जब वो बच्चा है बड़ा होगा फिर बड़ा होगा फिर बड़ा होगा, मतलब प्यूबर्टी स्टेज तक जब तक नहीं जाता, जैसे प्यूबर्टी स्टेज में पहुंची फीमेल, वहां पे यही प्राइमरी पे डिवीजन करके सेकेंडरी देन ओवम से स्टार्ट हो जाता है, इसलिए लिखा हुआ है वेरी लॉन्ग। ठीक है। गोनियम, गोनियम का मतलब एक गोनिया सेल, गोनियम grows into a large primary oocyte, large primary oocytes surrounding follicle, surrounding follicle. It occur after puberty. चलो इसको नोट करो। हो गया सर। हो गया ना? Each primary oocytes undergo two mitotic division. Mitotic नहीं, सॉरी, टू मियोटिक होगा, टू मियोटिक डिवीजन होगा यहाँ पे। फर्स्ट meiotic division oocytes divide to very equal haploid daughter cell, haploid daughter cell, a large secondary oocytes and very small polar bodies, polar body.
सेकंड in second maturation division, the first polar may be the first polar may be divided into form secondary sets again, and two polar body and secondary oocytes again. Divided into large large otted and very small second polar body. Otted grow into a functional haploid ovum. इसको नोट करो. हो गया सर. हो गया ना. एक इम्पोर्टेंट ये पॉइंट है, इसको नोट करके लिख लेना कि कभी कभार ये क्वेश्चन पूछेगा. ठीक है, पूछेगा कि पूरे oogenesis में कितना पोलर बॉडी, कितना ओवम. और ओवम जो है वो एक बनेगा. ठीक है, वो लिखा देते हैं. In total, 1 ovum and 3 polar bodies. 1 ovum and 3 polar bodies are formed. The ovum is the actual female gamete. And the polar bodies shown करना. ये ध्यान रखना, 1 ओवम एंड 3 पोलर बॉडी कैसे हुआ समझ लो, हम बता देते हैं. फर्स्ट बार जब ये उगोनिया था तो ये डिवाइड होगा, ये डिवाइड हुआ, देन ये फिर ये माइटोसिस करेगा, तो ये प्राइमरी oocytes है. क्या है? प्राइमरी oocytes. ठीक है, फिर जब प्यूबर्टी स्टेज स्टार्ट होगा तो सेकेंडरी oocytes के साथ साथ ये एक पोलर बॉडी बनाएगा, एक सेकेंडरी oocyte. फिर ये दो पोलर बॉडी बना देगा और ये एक ओटिड बनाएगा. फर्दर यही जो है ओटिड ओवम में कन्वर्ट होता है. ठीक है, सेकंड मैच्योरेशन में, फर्स्ट मैच्योरेशन में एक ही पोलर बॉडी बनता है, लेकिन सेकंड मैच्योरेशन में 2 पोलर बॉडी बनेगा और इसलिए 3 पोलर बॉडी, एक ओवम. वही चीज हम यहाँ बाद में डिजनरेट कर देगा. यही चीज है यहाँ पे. ठीक है,
तो यहाँ पे जो भी प्रोसेस होगा सब माइटोसिस होगा, माइटोसिस। ठीक है, यहाँ पे होगा माइटोटिक, फिर देन यहाँ पे माइटोटिक। तो 2 माइटोटिक डिवीजन यहाँ पे, 2 माइटोसिस यहाँ पे भी। माइटोसिस, एक माइटोसिस होगा बहुत सारा एग मदर सेल बनाने के लिए, फिर वो एग मदर सेल जब प्राइमरी साइट्स में भी कन्वर्ट होगा तो माइटोसिस से ही होगा। तो यहाँ एक माइटोसिस, यहाँ पे 2 मियोसिस, मियोटिक, ये भी मियोटिक। ठीक है, यही है। चलो इसको ऊपर वाला बस नोट कर लो, नीचे वाला तो नोट किए ही हो। हम लोग का नेक्स्ट जो टॉपिक है वो फर्टिलाइजेशन होगा ना। हो गया ना। हार्मोन वाला तो हम बताए हैं, हार्मोन का एक्शन बताएं, देखो तो। चलो मैं इसे बता नहीं देता सर, हूँ, हार्मोन तो नहीं बताया। बताए ना। इसको हम चार्ट बना के दिखा देते हैं, ठीक है, मुझको याद हो गया। हाइपोथैलेमस, इससे 2 GnRH, किससे, एंटेरियर, इससे फिर 2 ये होगा, एक पे हो जाएगा, एक रिलीज करेगा FSH और ये एक रिलीज करेगा LH। ये दोनों जो है ओवरी पे ही एक्ट करेगा, ये भी ओवरी पे ही एक्ट करेगा। तो एस्ट्रोजन रिलीज करेगा ताकि फॉलिकुलर सेल को डेवलप कर सके। ठीक है, और यही अल्टीमेटली क्या बनाएगा, ओवम। ठीक है, उसके बाद ये ओवरी पे जब एक्ट करेगा तो एस्ट्रोजन एक्ट होगा, और ये एस्ट्रोजन किससे, कॉर्पस ल्यूटियम की वजह से, कॉर्पस ल्यूटियम, और सॉरी ये प्रोजेस्टेरॉन होगा, ओवरी प्रोजेस्टेरॉन, इस पे कॉर्पस ल्यूटियम। ठीक है, अब अगर ये कॉर्पस ल्यूटियम होगा तो प्रोजेस्टेरॉन होगा, तो कहीं ना कहीं ये इनहिबिट करेगा कि इनहिबिट और FSH, तो ये करेगा FSH को, लिख दिए इनहिबिट ऑफ FSH, ताकि एस्ट्रोजन का जो है वो लेवल घट जाए। और ओवम के मैच्योरेशन के बाद प्रेगनेंसी में भी प्रोजेस्टेरॉन का काम होता है, तो इस तरह से काम होता है। इसको नोट करो। ये वाला जो है ना, ये क्लियरली दिखाना कि हाँ ये इनहिबिट, लिख देना इनहिबिशन ऑफ FSH या इनहिबिट ऑफ FSH या एस्ट्रोजन, बस। हो गया सर। हो गया ना। अब हम लोग का मेंस्ट्रुअल साइकिल लिखे हैं, बताओ, मेंस्ट्रुअल साइकिल लिखवाए हैं।
क्या बोलो, शायद नहीं लिखवाया है, इसको लिखवा देता है। टॉपिक 2 मेंस्ट्रुअल साइकिल। It occurs in apes and old world monkeys. Old world monkeys. Monthly loss of blood from the uterus of adult women. Adult females. The repeated at an average about 28, 29, and the cycle of events starting from one generation, one menstruation till the next one. The one is called menstrual cycle. The menstrual cycle consists of 3 phases. First, menstrual phase. दूसरा, regular phase और proliferative phase. इसको नोट करो जल्दी।
हो गया? Yes, sir. हम्म, अच्छा है मेंस्ट्रुअल फेज। और मेंस्ट्रुअल फेज इसी का नाम है हंगरी फेज एंड मेंस। इट इज 5 days। दूसरा, द withdrawal of LH cause degeneration of the luteum। The cells of endometrium secretions blood and the unfertilized ovum constitute the menstrual flow। Constitute flow। सेकंड है proliferative this stage lasts for about 10 days in a 28 29 days। Second, the FSH secreted by anterior lobe of pituitary gland stimulated the ovarian follicle to secreted estrogen, which stimulates the proliferation of the of the endometrium of the
का इन्वॉल्व, चलो इसको नोट कर जल्दी। हेलो सुनिधि, यस सर, हो गया। हो गया ना? उसी में लिख, this page ends when the ovarian follicle rupture and ovulation occurs occur 14th day at the same time. The estrogen stops. This will last for about 10 days. 10 days. The LH cause ovulation. The cells are stimulated by LH to develop
corpus luteum, which secretes large of progesterone. Next, progesterone stimulates the thyroid gland to produce increased amount of watery mucus and is also essential for the maintenance of endothelium. चलो इसको नोट कर दो. Oh, In the absence of fertilization, the corpus luteum degenerates and cause disintegration of the endothelium leading to menstruation. New cycle and cycle. अब है menarche. First menstrual cycle in female is called menarche and menopause.
in this stage ovulation and menstruation stop around 45 stage। चलो इसको नोट करो। हो गया सर। हो गया ना? ठीक। फर्टिलाइजेशन समझाए थे नहीं ना? फर्टिलाइजेशन शायद नहीं समझाया था ना? बोलो, फर्टिलाइजेशन समझाए नहीं थे शायद? नहीं ना? चलो अब हम लोग फर्टिलाइजेशन आज स्टार्ट करते हैं। क्या होता है समझना। फर्टिलाइजेशन देखो, तो फर्टिलाइजेशन का मतलब होता है पहले फ्यूजन ऑफ गैमेट। ठीक है, तो जब फ्यूजन ऑफ गैमेट है, ठीक है, तो ये है स्पर्म और ये है ओवम, जाइगोट। ठीक है, इसी को हम लोग फ्यूजन बोलते हैं। लेकिन सबसे पहले, या फर्टिलाइजेशन बोलते हैं, लेकिन सबसे पहले ध्यान देना पड़ेगा कि ये होता कैसे है। ठीक है, सबसे फर्स्ट में फीमेल के आफ्टर कॉपुलेशन, कॉपुलेशन के बाद इजैकुलेशन होता है। इजैकुलेशन में क्या होता है कि इजेक्शन ऑफ स्पर्म इन मेल इजैकुलेटरी डक्ट, या फिर बोल सकते हैं पेनिस। ठीक है, तो वहां से जब इजैकुलेशन होता है तो डायरेक्टली फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट में स्पर्म विथड्रॉ कर जाता है। ठीक है, तो ये इजैकुलेशन ऑफ स्पर्म या ट्रांसफर ऑफ मेल गैमेट इनटू फीमेल बॉडी, इस प्रोसेस को बोलते हैं इंसेमिनेशन। देखो टर्म इसमें बहुत सारा है, ध्यान रखना। इंसेमिनेशन, चलो स्पर्म से चला गया, उसके बाद फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट में एक मैकेनिज्म होता है जिससे फर्टिलाइज जो होता है एग का फर्टिलाइजेशन होगा। लेकिन जब फर्टिलाइजेशन होना है तो उसको मूव करना है, तो फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट में एक केमिकल इवेंट होता है जिससे वो मूव। कैपेसिटेशन, ठीक है, क्या बोलते हैं? कैपेसिटेशन। क्योंकि जब तक एग का फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तब तक, तो जब तक एग के पास फॉलोपियन ट्यूब, सॉरी, स्पर्म पहुंचेगा नहीं, आई मीन फॉलोपियन ट्यूब में
लिया जाए, इंफॉर्मेशन प्रोसेस हो जाता है, उसके बाद वहां पे जाके वो मूव ही ना करे, तो मूव नहीं करेगा तो कैसे चलेगा, क्योंकि फॉलोपियन ट्यूब तक उसको जाना है। तो यहाँ पे फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट के अलोंग विथ एक केमिकल रिएक्शन होता है फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट में, ठीक है, जिससे फर्टिलाइजेशन प्रोसेस या फिर बोल सकते हैं फॉलोपियन ट्यूब तक पहुंचने के लिए उसको आसानी होगा, या फिर बोल सकते हैं स्विम करना, क्योंकि लिक्विड मीडियम होता है, वहां पे ड्राई तो होता नहीं है। तो एक तो स्पर्म का अपना भी कैरेक्टरिस्टिक्स है, दूसरा ये कैपेसिटेशन प्रोसेस होता है जिससे वो मूव करता है। अब वो मूव कर गया, चला गया कहाँ, फॉलोपियन ट्यूब में। फॉलोपियन ट्यूब में जाने के बाद वहां पे फ्यूजन होता है एक पर्टिकुलर साइट पे। फ्यूजन जो होता है वो कहाँ पे होगा, एक पर्टिकुलर साइट पे होगा, जिसको हम लोग बोलते हैं एम्पुलरी इस्थमस जंक्शन। ये हम बताए थे तुम लोग को, ठीक है। तो जाइगोट बनेगा कहाँ पे, तो अगर स्पर्म और ओवम ये दोनों इस जगह पे आता है, तो जो ये प्रोसेस है, ये फ्यूजन या फिर हम लोग बोल सकते हैं फर्टिलाइजेशन, वो वहां पे कंप्लीट होगा। अब देखो फर्टिलाइजेशन जब होगा, तो सॉरी फ्यूजन हो गया, मतलब ये दोनों फॉलोपियन ट्यूब में आई मीन स्पर्म एंड ओवम यहाँ पे पहुंच गया, उसके बाद ये दोनों फ्यूज कर गया, इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन। अब ये फर्टिलाइजेशन होने के बाद फिर ये क्या रिजल्ट देगा, जाइगोट। क्या देगा, जाइगोट। लेकिन इस बीच में भी कुछ ना कुछ प्रोसेस है कि ये है ओवा का न्यूक्लियस, ये है ओवा का वॉल, उसके ऊपर में भी ओवा का एक वॉल होता है। तो सबसे पहले जो इस तरह का सेल होता है, इस तरह से सेल देख सकते हैं ऊपर में, इसको हम लोग नाम दिए हैं क्या, इसको दिए हैं कोरोना रेडियाटा। क्या दिए, कोरोना रेडियाटा। उसको बोलते हैं जोना पैल्यूसिडा। देन उसके अंदर में जो है, उसके बाद अंदर में प्री विटेलाइन मेम्ब्रेन या विटेलाइन मेम्ब्रेन बोलते हैं, ये होता है, ठीक है। अब ये जो अंदर वाला पार्ट है, ये लार्ज न्यूक्लियस हम लोग बोल सकते हैं, जहां पे जाके फ्यूजन होगा। ये मैकेनिज्म एक्चुअली में होता है। तो स्पर्म का अपना कैरेक्टरिस्टिक्स है, ठीक है। अब जब स्पर्म का अपना कैरेक्टरिस्टिक्स है, तो यहाँ पे तुमको कुछ ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। ध्यान क्या देना, ये समझो। हेलो, यस सर। हाँ आवाज आ रहा है ना, ठीक है। कॉल आ गया था। हाँ तो यहाँ देखो, तो फिर हम क्या बता रहे थे कि ये है ओवम का स्ट्रक्चर। तो ओवम का जो ऊपर लेयर है, अपर लेयर को जोना पैल्यूसिडा बोलते हैं, उसका कोरोना रेडिएटा, देन विटेलाइन मेम्ब्रेन, उसके बाद न्यूक्लियस। अब यहाँ पे जब स्पर्म पहुंच जाता है, तो स्पर्म का अपना कैरेक्टरिस्टिक्स है, क्या बताए थे कि हेड रीजन को हम लोग बोलते हैं एक्रोजोम। एक्रोजोम क्यों, क्योंकि वहां पे न्यूक्लियस है और वहां पे बहुत सारा एंजाइम है, और एंजाइम का काम होता है इस मेम्ब्रेन को, क्योंकि पैल्यूसिडा के पहले जो है उसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का क्या काम है, इसको पेनिट्रेट करके अंदर जाएगा, ठीक है। लेकिन प्लाज्मा मेम्ब्रेन का और एक काम है, जिससे कि दूसरा कोई स्पर्म आके एंट्री ना कर सके। तो सबसे फर्स्ट में समझना कि एक्रोजोम जो होता है, जब जो करता है, तो वहां पे उसके लिए एंजाइम है हाइल्यूरिनोडेज, ठीक है। दूसरे का नाम है कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम, एंड तीसरा है जोनालाइसिन और एक्रोसिन। तो देखो स्पर्मलाइसिन जो लिखा है कोरोना जो कोरोना रेडिएटा सेल है, ये इसको पेनिट्रेट करेगा, तो वहां पे है। उसका नेक्स्ट है जोना पैल्यूसिडा, उसको जो फ्यूज करेगा, उसके लिए हाइल्यूरिनोडेज को देगा प्री विटेलाइन स्पेस या मेम्ब्रेन, उसको भी वो फ्यूज करता है। ये तीनों को जो फ्यूज करेगा, इस तीनों के लिए अलग अलग एंजाइम है, जिसको हम लोग नाम दिए हैं स्पर्मलाइसिन। तो स्पर्मलाइसिन एक एंजाइम है जो एक्रोजोम में प्रेजेंट होता है, जिसमें तीन एंजाइम है। एक का है हाइल्यूरिनोडेज, दूसरा है
कि मतलब जोना पेलिसिडा लाइसिन एंजाइम है और दूसरा कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम, ये तीनों मिलके इस तीनों लेयर को ब्रेक करेगा, देन ये न्यूक्लियस में जाके फ्यूज कर जाएगा। अब एक सवाल है कि जब यहाँ पेनिट्रेट करता है तो इसका प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, क्योंकि एक सेल है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन पहले से पोलराइज रहता है। सपोज मान लो ये पोलराइज्ड है, क्या है, कर जाएगा। जैसे ये अंदर पेनिट्रेट होगा, या फिर हम बोल सकते हैं जैसे अंदर जाएगा, तो अंदर सपोज दैट मान लो ये अंदर चला गया इसकी वजह से, क्योंकि पोलराइजेशन है। जैसे अंदर जाएगा यहाँ पे फिर से डीपोलराइजेशन का एक कॉन्सेप्ट हो जाएगा। मतलब पोलराइजेशन डीपोलराइजेशन मतलब पहले चार्ज कुछ और था, कुछ चार्ज और, जिसके कारण यहाँ पे एक लेयर बन जाएगा। क्या बन जाएगा? एक लेयर बन जाएगा, जिसको हम लोग बोलते हैं, एक ऐसा लेयर है जिसका काम होता है एक से ज्यादा स्पर्म को रोकना। क्योंकि अगर एक से ज्यादा चला गया वो पॉलीएम्ब्रायोनिक स्टेज चला जाए, स्टेज चल जाता है, तो ये चीज वो नहीं होने देगा। तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन का मैकेनिज्म है। हम क्या बताए कि पेनेट्रेट हुआ, पहले पोलराइज था मेम्ब्रेन, जैसे पेनेट्रेट हुआ डीपोलराइज हुआ, जिसके कारण एक लेयर बनाएगा और उस लेयर का काम होता है कि किसी दूसरे स्पर्म को अंदर जाने नहीं देगा। सबसे पहले एक्रोसोम का काम, जो एंजाइम था स्पर्म लाइसिन था, ब्रेक किया। देन फिर दूसरा काम है पोलराइजेशन डीपोलराइजेशन का कॉन्सेप्ट, जिसमें क्या होता है कि दूसरा कोई एक बार चला गया तो दूसरा स्पर्म का फ्यूजन वहां नहीं हो सकता। उसके बाद तीसरा जो है कॉर्टिकल रिएक्शन है। क्या है? कॉर्टिकल रिएक्शन। जैसे ही ओवम के प्लाज्मा मेम्ब्रेन से ये क्या कहते हैं स्पर्म फ्यूज होता है, वहां पे कॉर्टिकल रिएक्शन होता है, जो कि जस्ट प्लाज्मा मेम्ब्रेन का वो पार्ट है। इसका प्लाज्मा मेम्ब्रेन का पार्ट है, जिसके कारण बहुत सारा एंजाइम होता है। जोना पेलिसिडा वगैरह के अंदर बहुत सारा एंजाइम होता है। फिर उसको वहां तक वो, क्योंकि देखो ब्रेकिंग जो है बस तो क्योंकि डाइजेस्ट करना, जोना पेलिसिडा के बाद फिर विटलाइन है उसको डाइजेस्ट करना, लेकिन उसके अलावा कॉर्टिकल से तुरंत होता है कॉर्टिकल रिएक्शन, क्योंकि कॉर्टिकल रिएक्शन भी इस तीनों को अल्टीमेटली ब्रेक करके तब जाएगा कहाँ? स्पर्म में, सॉरी न्यूक्लियस हो जाएगा। तो पहला एक्रोसोमल, ठीक है, और दूसरा कॉर्टिकल रिएक्शन होना बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर स्पर्म एंट्री हो गया। स्पर्म एंट्री के बाद जो होता है वो न्यूक्लियस का फ्यूजन हो गया। न्यूक्लियस के फ्यूजन के बाद एक जो है एक्टिवेट होगा। अब ये एक एक्टिवेट कहने का मतलब क्या होता है कि जैसे न्यूक्लियस वहां पे गया तो हम तो सीधा बोल दिया कि न्यूक्लियस जाके फ्यूज हो गया। कैसे फ्यूज हुआ? ठीक है, लेकिन फ्यूज होने के बाद जाइगोट कैसे बना? वहां पे जो ओवम का न्यूक्लियस होता है, एक एक्टिवेशन बोलते हैं उसको, एक एक्टिवेट होता है। न्यूक्लियस एक्टिवेट मतलब एक एक्टिवेट हुआ और स्पर्म जो है वहां जाके फ्यूज कर गया। जैसे फ्यूज हुआ जाइगोट। अब यहाँ पे हमको दो चीज देखना, जाइगोट फिर फर्दर कैसे वो एम्ब्रायोनिक डेवलपमेंट में कन्वर्ट होता है। एम्ब्रायोनिक डेवलपमेंट प्रोसेस क्या है जाइगोट बनने के बाद? तो जाइगोट बनने के बाद माइटोसिस वहां नहीं होता है, क्लीवेज होता है। ध्यान रखना, जब तक क्लीवेज नहीं होगा तब तक एम्ब्रायो का फॉर्मेशन नहीं होगा। तो फ्यूजन के 7 दिन के अंदर में ये एम्ब्रायो का फॉर्मेशन होता है। क्या होता है? स्टेज बताते हैं, ठीक है। इसको नोट कर, सॉरी इसको समझ गए ना? इसको समझ गए? यस सर, समझ गए। इसको नोट करना है तो नोट करना तो मिटा देंगे, नोट कर लो, कर ही लो नोट, ठीक रहेगा। हो गया सर। हो गया ना? चलो ठीक है। अब जाइगोट बनने के बाद देखो मैकेनिज्म समझ गए कि हम फिर से समझाएं? फर्टिलाइजेशन का मैकेनिज्म समझ गए ना? समझ गया सर।
हाँ नहीं, सब एकेडमिक में ये सब पूछ सकता है, और मेडिकल में तो खैर ये सब से क्वेश्चन बहुत ज्यादा घुमा के पूछेगा, कॉन्सेप्चुअल पूछता है, तो थोड़ा ध्यान रखना कौन कहाँ क्या। ठीक है, अब देखो यहाँ पे सबसे फर्स्ट में जाइगोट बना, ठीक है, अब क्लीवेज होगा, क्योंकि जब तक क्लीवेज नहीं होगा, ठीक है, तब तक ये एम्ब्रायो में कन्वर्ट नहीं होगा। कौन नहीं होगा? जाइगोट। जाइगोट को अगर एम्ब्रायो में कन्वर्ट करना है तो यहाँ पे कौन सा प्रोसेस करना पड़ेगा? क्लीवेज। ठीक है, अब क्लीवेज होता क्या है? देखो, क्लीवेज में भी डिवीजन होता है और माइटोसिस में भी डिवीजन होता है, बट क्लीवेज का क्या मैकेनिज्म है? क्लीवेज जैसे मान लो एक सेल है, इसके अंदर में एक सेल है, ये डिवाइड किया, फिर ये डिवाइड किया, तो ये करेगा क्या? डिवाइड करेगा, छोटा होगा, डिवाइड करेगा, छोटा होगा, साइज में छोटा करते जाएगा, डिवीजन वही रहेगा लेकिन साइज में छोटा वहां पे होते जाएगा, क्योंकि अगर छोटा नहीं होगा तो सोचो बहुत ही जल्दी जो है ये साइज में बड़ा हो जाएगा। ऐसा नहीं होता है क्लीवेज। तो क्लीवेज में होता क्या है, यहाँ 2n स्टेज, ठीक है, ये डिवाइड होगा 4n में चला जाएगा, 4 से 8, 8 से 16 सेल, 16 से 32 सेल। तो सबसे पहले जो ये डिवीजन होता है तो इसको हम लोग बोलते हैं मॉरुला स्टेज। क्या बोलते हैं? मॉरुला स्टेज। पहले ब्लास्टोमियर बोलते हैं, ब्लास्टोमियर। ठीक है, तो ब्लास्टोमियर क्या होता है? 2 से 4 तक है, फिर 4 स्टेज, मॉरुला स्टेज। देन ये अल्टीमेटली एक फॉर्म ले लेगा, इस तरह का फॉर्म होगा सेल का, और ये हो जाएगा 32-64 का करके, ये इस तरह का फॉर्म हो जाएगा। देखो ये हो गया एक तरह का ब्लास्टोसिस्ट। क्या हो गया? ब्लास्टोसिस्ट। ब्लास्टोसिस्ट, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं इनर मास सेल, इनर मास सेल। देन इसको बोलती हैं कैविटी, एंट्रम कैविटी, एंट्रम कैविटी बोला जाता है, ठीक है। और ये ऊपर वाला जो लेयर है उसको हम लोग बोलते हैं टोनोब्लास्ट। क्या बोलते हैं? सॉरी, ट्रोफोब्लास्ट, ट्रोफोब्लास्ट। ये हो गया ब्लास्टोसिस्ट। उसके बाद ब्लास्टोसिस्ट के बाद एम्ब्रायो कैसे बनता है? तो सेम कंडीशन रहेगा यहाँ पे, ठीक है, ये क्योंकि इसको अब अटैच्ड होना, इम्प्लांट करना, ये अटैच हो गया। तो यहाँ पे एक कोरियोनिक विली, एक तरह का फिंगर लाइक विली का फॉर्मेशन होता है। जब तक ये फॉर्म नहीं करेगा तब तक ये एम्ब्रायो में कन्वर्ट नहीं हो सकता है। अब यहाँ पे देखना क्या होगा, जैसे ही वॉल प्रेजेंट है, अब उस वॉल पे ये जो स्ट्रक्चर है ये अब हो गया एम्ब्रायो। जब तक कोरियोनिक विली बन गया, अब ये धीरे धीरे अटैच्ड होगा। अब जैसे ही अटैच्ड होगा, क्या बोलते हैं? इम्प्लांटेशन। देन इम्प्लांटेशन के बाद धीरे धीरे ये ग्रोथ करेगा, ठीक है। तो प्लेसेंटा एक ऐसा पार्ट है जो मदर बॉडी से कनेक्ट है, मदर का ही वो पार्ट होता है, उसी से कनेक्ट रहता है फीटर, आई मीन फीटस। और वो जो कनेक्शन होता है वो कोई ना कोई तो कनेक्ट, क्योंकि मदर का पार्ट है ना, मदर और बेबी के बीच में जो है अम्बिलिकल कॉर्ड से कनेक्शन होता है। कनेक्ट हो गया, अब वो एक्सचेंजिंग करने का काम है। तो सबसे पहले जाइगोट से ब्लास्टोसिस्ट होने में क्लीवेज, और यहाँ से यहाँ तक पहुंचने में इसका मैक्सिमम 7 दिन लगता है। 7 दिन में ये एम्ब्रायो बना। एम्ब्रायो जब तब तक नहीं कहेंगे जब तक में विली नहीं आ गया। अगर ये माइक्रोविली आ गया तो ये एम्ब्रायो है, और नहीं आया ये तो नहीं है, क्योंकि आएगा तभी ये अटैच्ड होगा, और अटैच्ड होगा तभी ये एम्ब्रायोनिक डेवलपमेंट की तरफ और आगे बढ़ेगा, मतलब ऑर्गेनिज्म रहेगा। तो ब्लास्टोसिस्ट ये एम्ब्रायो का जो स्ट्रक्चर है ये, अब ये जैसे कनेक्ट हुआ तो ये इम्प्लांटेशन प्रोसेस से कनेक्ट होगा। अब ये जो स्पेस है यहाँ पे वगैरह से उसको बचाया जा सके, ठीक है। ये इम्प्लांट हुआ, फिर धीरे धीरे प्रेगनेंसी
आई मीन प्रेगनेंसी हो गया और प्रेगनेंसी के बाद डेवलपमेंट स्टार्ट। पहले जो है वो सारा माइटोटिक डिवीजन होगा, ठीक है, और सबसे पहले मॉरुला, फिर ब्लास्टोसिस्ट, देन इम्प्लांटेशन, और इम्प्लांटेशन के बाद अल्टीमेटली क्या होगा, उसका डेवलपमेंट स्टार्ट, ठीक है। इसको ध्यान रखना। बाकी बात ये वाला ध्यान रखना, ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है क्योंकि बार बार इससे पूछेगा और एनसीईआरटी में भी यही है, ठीक है। तो ये तुम्हारा स्टेज है। देखो यहां से यहां हम लोग जैसे इसको बोले थे ब्लास्टोमियर ना, एक्चुअली में ब्लास्टोमियर या फिर मॉरुला दोनों एक ही चीज है। ब्लास्टोमियर 8 से 16 स्टेज तक में बोला जाता है ब्लास्टोमियर या फिर मॉरुला, देन ब्लास्टुला, उसके बाद ये आगे बढ़ेगा तो ब्लास्टुला बोल सकते हो, और फिर ये ब्लास्टुला स्टेज से वही होगा, और ये तुम्हारा इम्प्लांटेशन, देन फिर इम्प्लांट कर गया, और इम्प्लांटेशन होने के का जो प्रेगनेंसी एंड गैस्ट्रुलेशन है वो स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। बस तुम्हारा यही है, ठीक है। सर एक ये चीज और फिर से बता दीजिएगा। फिर से बता दें, देखो ये चीज समझे 2n 4n 8 16, देखो तो दो मतलब जायगोट 2 सेल 4 सेल, ठीक है। जायगोट में कितना था, 2 सेल था, फिर जीएन डिवीजन, देखो तो 4 से 16 या मान लो 8 से 16 तक मॉरुला या ब्लास्टोमियर बोलते हैं। उसके बाद 32 से फिर फर्दर जाएगा, 32 64 128 दिन करते करते ब्लास्टुला। और अगर ये कंडीशन आ गया कि एक साइड में कैविटी और एक साइड में इनर सेल मास, इसको ब्लास्टोसिस्ट बोलते हैं। अब ये जो कंडीशन, इसको प्लाज्मा जो ऊपर का लेयरिंग है इसको ट्रोफो, और ये वाला जो कैविटी है एंट्रम कैविटी। अब इसमें एक विली प्रेजेंट होता है जिसको माइक्रोविली बोलते हैं, जो कि फर्दर एम्ब्रायो का डेवलपमेंट, एम्ब्रायो उसी को बोलते हैं इस स्टेज को। अब ये अटैच्ड होगा, जैसे ही ब्लास्टोसिस्ट भी बोल सकते हैं कि अटैच्ड ब्लास्टोसिस्ट भी नाम ले सकते हैं, एम्ब्रायो भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब ये धीरे धीरे प्रेगनेंसी हो गया, आई मीन इम्प्लांट हो गया, मतलब फीमेल प्रेग्नेंट हो गई, आई मीन प्रेगनेंसी कंसीव कर ली, ठीक है। अब ये जैसे यहाँ अटैच हुआ ये धीरे ग्रोथ करना स्टार्ट करेगा। तो प्रेगनेंसी का एंड इसका गैस पहले इसको लिखवाएंगे फिर आगे बढ़ेंगे। तो इनर सेल मास ही बाद में जो है वो एम्ब्रायो का फॉर्मेशन करता है। और एक और चीज है, हमेशा ध्यान रखना कि ये जो लेयर है क्लस्टर ऑफ सेल के तरफ से ही अटैच्ड होता है, इसको ध्यान रखना। ऐसा नहीं कि ये पूरा, हम तो ब्लास्टोसिस्ट पूरे को बोल रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये इधर से विली बना देगा, नहीं, विली बनाएगा इधर से ही, तभी ये अटैच्ड होगा, इसी कंडीशन में अटैच्ड ही होता है। तो ऐसे कभी कभी पूछता है कि अटैचमेंट का साइट क्या होता है, तो अटैचमेंट का साइट तो इनर मास सेल्स के तरफ से वो अटैच्ड होता है।